हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने शुरुआती में देखा था कि किस देश ने सबसे पहले पूरब के देशों में खोजबीन चल रहा था। जब रिनेसा का काल चल रहा था उसमें पश्चिम के देशों ने पूरब के देशों की खोज करने का पहल जारी किया। नए नए देश खोजे जा रहे थे, नए नए लोकेशन खोजे जा रहे थे व्यापार स्थापित करने के लिए। तो उसमें सबसे अग्रणी जो देश था वो पुर्तगाल और स्पेन था, जिन्होंने पहल किया था। तो वो सारा कुछ हम लोग देख लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है। हम लोग शुरुआत में जो कंपनियां आई, जो पुर्तगीज आए, वास्को डिगामा जो है, बार्थोलोम्यू डियाज, कोलंबस कैसे अमेरिका का खोज, वो सारा कहानी हम लोग उस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसके बाद डच आया था। ठीक है, पुर्तगीज के बाद डच आए थे। और डच कब आए थे? तो डच आए थे 1596 में सुमात्रा में आए थे। और कौन आया था? तो कार्नेलियन हाउटमैन आए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन आया था। तो कार्नेलियन हाउटमैन आए थे। ठीक है, तो देखिए, तो उसके बाद कौन सा है? डच आए। डच आए तो डच डच को ही सबसे पहले क्या कहते थे? नीदरलैंड कहते थे, फिर हॉलैंड कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आया था। ये तो डच हो गया। और कौन आया था? तो कार्नेलियन हाउटमैन आए थे। कौन आए थे? ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कार्नेलियन, कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी डचों का, वो कितने वर्षों के लिए बनी थी? तो उसको एकाधिकार मिला हुआ था, 21 वर्षों का एकाधिकार मिला था। और ये कंपनी कहाँ पे आया था? ये जो कार्नेलियन हाउटमैन आए थे वो कहाँ पे आए थे? तो पूर्वी तट के, भारत के जो पूर्वी तट है सुमात्रा, वहां पर आए थे 1596 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी का जो नाम था वेरिंगदे ओस्ट ओस्ट इंड से कंपनी नाम रखा गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीओसी कहा गया। 1602 ईस्वी में आया था। बाद में इसका नाम चेंज करके UECON कर दिया गया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। 1605 ईस्वी में फर्स्ट डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोला गया था। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि 1605 ईस्वी फर्स्ट डच फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? तो मसूलीपट्टनम में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? मसूलीपट्टनम में खोला गया था। और 1605 में ही अंबर माना पर ये कब्जा कर लिया था। कौन कर लिया था? तो अंबर माना पर कब्जा कर लिया था। ये डचों ने अंबर माना पर कब्जा कर लिया था। ये भी आपको याद रखना है 1605 में ही। अच्छा, 1605 से के बाद देखें तो सिक्कों का जो ढालने का जो शुरुआत किया था डचों ने ही किया था, और इसको पगोडा कहते थे। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ था? तो नागपट्टनम इसका मुख्यालय था। डचों का मुख्यालय कहाँ था? नागपट्टनम था। और ये मसूलीपट्टनम का है तो आंध्र प्रदेश में। वस्त्र का निर्यात कौन करता था? तो वस्त्रों का निर्यात भी डच ही करते थे। डच वस्त्रों का निर्यात करते थे। और पुर्तगाली क्या करते थे? तो पुर्तगाली मसालों का निर्यात करते थे। तो ये आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डच किसका सबसे ज्यादा निर्यात करते थे, तो वस्त्रों का निर्यात करते थे। और पुर्तगीज किसका सबसे ज्यादा निर्यात करते थे? तो मसाले का करते थे। अच्छा, इनका पतन कब से शुरू हो गया? तो 1596 से शुरू आए। ये कार्डेटियन से आए थे। उसके बाद पतन शुरू हो गया था 1759 से। ठीक है, ये बेदरा का जो युद्ध हुआ था वहां से शुरू हो गया था। 1610 में एक हुआ था कि चंद्रगिरी के जो राजा थे उसके साथ समझौता हुआ। समझौता करके जो पुलिकट जगह है वहां पर एक फैक्ट्री स्थापित किए थे, और वहीं पर स्वर्ण सिक्के ढालते थे। और इसको क्या कहा जाता था? पगोडा कहा जाता था। और पगोडा साउथ जो भारत है उसमें पगोडा इसको कहा जाता था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसका। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा को क्या किया था? समझौता किया था। पुलिकट एक जगह है, पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की थी, और उसी फैक्ट्री में पगोडा नाम का जो एक स्वर्ण सिक्का था उसको इन्होंने ढलाई शुरू की थी। डचों ने ही जकार्ता को जीता था। जकार्ता को कौन जीता था? डचों ने ही जीता था। और 1619 ईस्वी में जीता था। और बैटेविया नामक नगर बसाया था। वहां पर कौन सा नगर? तो बैटेविया नामक नगर बसाया था। 1616 में इसने क्या किया था? तो सूरत में 1616 में सूरत में इसने एक विमलीपत्तनम में फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, सूरत में 1616 में विमलीपत्तनम में फैक्ट्री की स्थापना की थी। और 1627 में बंगाल में पिपली में फैक्ट्री अंग्रेजों के तर्ज पर किलेबंदी की थी। जो बनाया गया था बंगाल में, जो पिपली की फैक्ट्री बनाई थी बंगाल में, वहां पर अंग्रेजों के तर्ज पर, जो अंग्रेज थे वो किलेबंदी करते थे, चारों तरफ किला बनाते थे, घेर देते थे। तो अंग्रेजों के तर्ज पर ही किलेबंदी इसने किया था। और इसने ही चिंसूरा के किले को बनाया था, जिसका नाम क्या गया था? गुस्ताव फोर्ट
कहा गया था? गुस्ताव फोर्ट नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या नाम दिया गया था? गुस्ताव को फोर्ट कहा गया था। 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, ठीक है, और बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। कौन? तो डच। 1658 ईस्वी में, ये डेट आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में, कब? 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी, ब्याज नहीं, वार्षिक चुंगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार के लिए एक अधिकार प्राप्त कर दे दिया। किसको? डचों को। औरंगजेब के काल में ही डच आए थे, तो 1664 ईस्वी में औरंगजेब क्या कर दिया था? 3.5% क्या लेता था? वार्षिक चुंगी लेता था और बंगाल और बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति देती थी, ठीक है। और ये कपड़ों को महत्व देते थे, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं कि पुर्तगीज क्या चीज को महत्व देते थे? तो मसालों को महत्व देते थे। डच कपड़ों को महत्व देते थे, ये कपड़ों का निर्यात करते थे। काशी बाजार में रेशम बनाने का भी इन्होंने एक उद्योग खोल रखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेशम बनाने का जो उद्योग खोला गया था डचों के द्वारा, वो कहाँ खोला गया था? तो कासिम बाजार में खोला गया था। वस्त्रों का निर्यात का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? तो डचों को ही जाता है। वस्त्र सबसे पहले निर्यात किसने किया था? डच ही किए थे। तो सबसे पहले वस्त्रों का निर्यात करने का श्रेय किसके पास जाता है? तो डचों के पास जाता है। डच व्यापारिक व्यवस्था लाए थे। कौन सी व्यवस्था? तो कार्टेल पद्धति लाए थे। कौन सी पद्धति? कार्टेल पद्धति। जो व्यापार करने की व्यवस्था थी उसी को कार्टेल पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो ये सब था, ये डचों का था। कार्टेल पद्धति को ही सहकारिता पद्धति भी कहते हैं। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता यानी कि अर्थात कार्टेल पद्धति पर आधारित था। तो ये डच के बारे में था। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब आती है? तो 1599 में। सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं। तो पुर्तगीज कब आते हैं? 1498 में। उसके 100 साल, लगभग 100 साल के आसपास, 98 वर्षों के आसपास 1596 में डच आते हैं और 1599 में उसके बाद कौन आता है? तो प्रथम यात्रा जो किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सुमात्रा, जावा और मलक्का का किया था। तो ठीक है। तो डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। किसके पश्चात? डचों के पश्चात। और अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्रा कहाँ पर हुई थी? तो सुमात्रा, जावा और मलक्का के लिए हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? मसाला के व्यापार के लिए हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। यानी कि मसाले जो भी यहाँ होते थे उसके व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था, ठीक है। सितंबर, देखो मसाले के लिए पुर्तगीज भी आए थे और अंग्रेज भी आए, ठीक है। डच जो थे वो कपड़े के लिए आए थे। बाद में पुर्तगीज जब गए यहाँ से, अंग्रेजों ने हरा दिया उनको, तो वो इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया से मसाले के लेते थे। इंडोनेशिया में मसाला भरपूर मात्रा में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केरल में मसाले बहुत होते हैं, उसी तरह केरल नीचे जो है इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया में मसाले होते हैं। उसके बाद सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने एक लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में व्यापारी लोग आए और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक उद्देश्य स्थापित किया। उस उद्देश्य के साथ एक कंपनी स्थापित किया, कंपनी गठन किया और उस कंपनी का नाम क्या रखा गया था? तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। क्या नाम रखा गया था? तो यही नाम था, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था, ठीक है। और एलिजाबेथ जो प्रथम महारानी थी, वहाँ की इंग्लैंड की महारानी थी, इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक आज्ञा पत्र, जिसको हम लोग चार्टर कहते थे वहाँ के लैंग्वेज में, आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दे दिया था, ठीक है। तो एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को क्या किया था? चार्टर के द्वारा जो एक आज्ञा पत्र निकाली थी, वो कितने वर्षों का एक अधिकार दे दिया था व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों में? तो 15 वर्षों का एक अधिकार दे दिया था, ठीक है। और वो सबसे पहले जो यहाँ पर आए थे कैप्टन हॉकिंस आए थे। कौन से जहाज से? तो हेक्टर नामक जहाज से। जो वास्को डी गामा लौटा था वो भी हेक्टर नामक जहाज ही था, ठीक है, पुर्तगीज का। लेकिन ये कौन सा जहाज है? तो अंग्रेजों का जहाज, अंग्रेजी जहाज था ये, जिसका नाम भी क्या था? हेक्टर था। और ये 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ये कहाँ पे आया? सूरत बंदरगाह पर आया। सूरत बंदरगाह पर पहुंच गया और जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने समुद्र के माध्यम से, समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। लेकिन इससे भी पहले
लगभग 1597 में। ये हॉकिंस जो आए थे ये 1608 में आए थे, लेकिन 1597 में स्थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से जॉन मिल्टन भारत आए थे। वही सबसे पहले अंग्रेज थे जो कि भारत की धरती पर पैर रखा था, जॉन मिल्टन, जो कि स्थल मार्ग से आए थे, लेकिन समुद्री मार्ग से भारत की धरती पर पैर रखने वाले कैप्टन हॉकिंस थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और हॉकिंस जो आए थे वो सबसे पहले किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। लेकिन जो पत्र था वो अकबर के नाम से ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा दिया हुआ पत्र था, और उस पत्र को क्या कहते थे, फ्रेंड नाम दिया गया था। उस फ्रेंड नाम का नाम, उस पत्र का नाम क्या था, फ्रेंड था। और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में वो आए थे, अकबर के नाम से पत्र था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और स्वाली में जो कैप्टन मिल्टन ने 1611 में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। स्वाली का जो युद्ध आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। स्वाली का जो युद्ध है उसमें कैप्टन मिल्टन ने ही क्या किया था, 1611 में कैप्टन मिल्टन ने ही स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया था। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर क्या हुए थे, अंग्रेजों से प्रभावित हुए थे कि अरे पुर्तगाली को तो हम बहुत स्ट्रांग समझते थे, लेकिन पुर्तगाली क्या हो गए, हार गए, यानी पुर्तगाली कमजोर है, अंग्रेज बहुत मजबूत है, हमको आगे कौन फायदा देगा, अंग्रेज ही ज्यादा फायदा देगा। तो उसके वर्चस्व को देखते हुए कौन प्रभावित हो गया, जहांगीर प्रभावित हो गया। और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी जो कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है, इससे पहले ये लोग काम चला रहे थे 1611 के ईस्वी के आसपास इन्होंने मसूलीपट्टनम में, जिसको उस समय पहले क्या कहते थे, मछलीपट्टनम कहते थे, तो उस समय अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी स्थापित कर ली थी वहां पर, और वहीं से व्यापार करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम कहते हैं उस समय, अभी मसूलीपट्टनम है, उसे मछलीपट्टनम का कहा जाता था। और उसके बाद जब जहांगीर प्रभावित हुए, देखे कि अरे ये तो पुर्तगीज से बहुत स्ट्रांग है, जहाजी बेड़े को भी परास्त कर दिया और उनको जहाज गिफ्ट में दिया था। तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर प्रभावित हुए और एक सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए उनको अनुमति दे दी। और मसूलीपट्टनम में ही गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम में ही क्या था, गोलकुंडा राज्य का मुख्य वो था, गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था मसूलीपट्टनम में ही। और स्थानीय सूती वस्त्र को फारस और बैंटम में भेजते थे। ये जो लोग थे अंग्रेज, स्थानीय जो सूती वस्त्र था वहाँ, वो कहाँ भेजते थे, तो फारस और बैंटम में भेजते थे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उन्होंने अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान जारी किया। उस सुनहरे फरमान में था कि 500 पेगोडा वार्षिक लेकर, यानी कि 500 पेगोडा वार्षिक आप दीजिए और व्यापार कीजिए, यानी कि दे करके व्यापार की अनुमति दे दी थी। क्या बोला कि आप क्या कीजिए, तो गोलकुंडा के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया था जिसको सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान कहते हैं। ठीक है, तो गोल्डन फरमान जारी किया, और गोल्डन फरमान जारी के अनुसार क्या कहा कि 500 पगोडा, जो दक्षिण भारत में जो मुद्रा चलती है वही 500 पगोडा वार्षिक दर लेकर व्यापार की अनुमति दे दी थी उन्होंने। 1639 में फ्रांसिस डे, 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अधिकारी था जो कि चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। मद्रास जो था, चेन्नई जो आज का है, मद्रास को पट्टे पर लिया चंद्रगिरी के राजा से, और एक किलाबंदी वाला कोठी बनाई वहाँ पे। ठीक, और उस किलाबंदी वाले कोठी को कौन सा नाम देते हैं, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज करते हैं। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है, तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास चेन्नई में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैथरीन कौन थी, तो कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा भी कहा जाता था उनको। वो कौन थी, तो पुर्तगीज की राजकुमारी थी। उनका विवाह किसके साथ हो गया, तो इंग्लैंड के राजा जो थे उस समय के, चार्ल्स द्वितीय, उनके साथ कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में क्या दे दिया था, बम्बई द्वीप दे दिया था। अब बताइए कि उस समय देश किसी और का कोई औपनिवेशिक शासक आकर के कर रहा है, और उसका अगर जायज साथी कर रहा है तो उसको दहेज में, जो यहाँ पर औपनिवेशिक शासक को दहेज में अंग्रेजों को दे दिया बम्बई। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के भारत में क्या करता, वो 10 पाउंड लेकर के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को क्या कर दिया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया, जो उस समय कंपनी थी
जो कंपनी आई थी 15 वर्षों के लिए, उसको सौंप दिया गया बम्बई को 10 पाउंड पे। 15 साल ऑलरेडी पूर चुके थे, ठीक है। और उस समय बम्बई का गवर्नर जो गेराल्ड ओंगियार थे, जो 1669 से 1677 में बम्बई के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि बम्बई का जो गवर्नर था गेराल्ड ओंगियार, इसको आप याद रखिएगा कि गेराल्ड ओंगियार जो थे बम्बई का गवर्नर, उनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1669 से 1677 तक 8 सालों तक रहे। हुगली पे अधिकार किसने किया था? तो हुगली पे अधिकार भी अंग्रेजों ने कर लिया। फिर कासिम बाजार, पटना और राजमहल में कारखाने खोलने लगे। और ये सब देखते हुए स्वदेशी जो अंग्रेजी जो दूसरी कंपनियां थी, प्रतिद्वंदिता उनमें हो गई और उन्होंने क्या किया, न्यू कंपनियां स्थापित कर दी। यानी कि 1688 में जो कंपनी चल रही थी पहले से, जो नाम हमने बताया था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से जो कंपनी चल रही थी, उसके प्रतिद्वंदिता में, हर जगह प्रतिद्वंदिता, कंपटीटर खड़े हो जाते हैं, तो प्रतिद्वंदिता में न्यू कंपनियां स्थापित हुई। और वो कब हुई थी? 1688 में। उसी तरह से 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पारित हुआ और 1698 में 2 अन्य कंपनियां भी बनी, जिनको जनरल सोसाइटी कहते हैं और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट कहते हैं। और ये 3 कंपनी बन गई। यानी प्रतिद्वंदिता में 3 कंपनी खड़े हो गए और तीनों कंपनी का आपस में विलय हो गया। ये तीनों नहीं चल पाई, तो 1708 में ये तीनों कंपनी एक दूसरे में मिल गई और नाम रख दिया गया था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। और ये नाम कब तक चला? तो 1833 तक ये नाम चला। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इस नाम को बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। तो अंग्रेजों का जो यहाँ भारत की ये जो आधुनिक इतिहास देख रहे हैं, इसमें अंग्रेजों का जो आगमन था, सबसे पहले पुर्तगीज का आगमन हम लोग देख लिए, फिर डचों का आगमन देख लिया, और अभी इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है? अंग्रेजों का आगमन देखा गया। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां, यानी कि बंगाल के अंदर जो प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां थी उसको हम लोग देखेंगे, आगे चलेंगे और छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो लगभग मेरा कोशिश रहता है कि 20 मिनट के अंदर में आप लोगों को कोई बर्डन नहीं हो। तो शुरू में हमने पुर्तगीज देखा, डच देखा और ईस्ट इंडिया कंपनी देखी। अगले वीडियो में हम लोग बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां देखेंगे, और समय बचेगा तो डेनिश कंपनी आता है वो देखेंगे, और फ्रांसीसी कंपनी आता है तो उसको देखेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही ये सब ले लिया जाए, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको आगे शेयर करें, दोस्तों के में सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट करें, ठीक है। धन्यवाद।